नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस क्लास में। 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज़ हमारी चल रही है लगातार और आज हमारी 12वीं क्लास है। तो 11 क्लास हम अब तक पढ़ चुके हैं और मुझे लगता है कि 11 क्लासेस काफ़ी होती हैं ये मूल्यांकन करने के लिए। आपने अपना मूल्यांकन अब बहुत अच्छे से कर लिया होगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। और अब तो आपको आदत भी पड़ चुकी होगी, अब तो आपने रूटीन बना लिया है, हमने भी रूटीन बना लिया है कि 9 बजे मैं आपके सामने जो है उपस्थित होता हूँ कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, और हर टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरा सिलेबस ही हम लोग कवर करने वाले हैं। आपसे वादा किया था मैंने, अनाउंसमेंट किया था इसका कि जो 70 नंबर की हिंदी आने वाली है आपकी LT हिंदी की परीक्षा में, वो सारी की सारी यहाँ पर कवर कराई जाएगी। तो 2000 प्रश्नों के भीतर, ठीक है, तो लगभग सारा का सारा सिलेबस आपका आने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी जो है आपका कोई भी हिस्सा सिलेबस का न छूटे, ठीक है। तो इस क्रम में अब हमारी छायावाद की आज दूसरी क्लास है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, कल ही आपसे कहा था कि आज जो है हम पढ़ेंगे छायावाद के ही बाद जो है ठीक बाद एक उत्तर छायावाद नाम का एक टॉपिक आता है। तो उस पर जो है हम आधारित आज की क्लास रखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट जुड़िए, फिर हम उत्तर छायावाद पर थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, उत्तर छायावाद पर बात करने से पहले, मतलब इसके क्वेश्चंस रखने से पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, इस शब्द को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में जैसे लोग जुड़ेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो छायावाद की दूसरी क्लास, ठीक है। इससे पहली वाली क्लास 11वीं क्लास अगर आपने नहीं पिछली 11 कक्षाएं अगर आपने किसी ने नहीं देखी हैं, पहली बार कोई चैनल पर आया है, तो प्लेलिस्ट पर जा करके जो है आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए तो उसके जो सबसे टॉप पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो यही है। 2000 प्रश्नों की महामैराथन नाम से, LT महामैराथन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप लोग जा करके देखना शुरू कर सकते हैं। और वीडियो नंबर 1 से शुरू करेंगे तो शुरू से आप लोगों का सिलेबस है, वहाँ पर आदिकाल से हमने शुरू किया है। पहली क्लास आदिकाल की है, ठीक है, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, और अब हम आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं जिसमें हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद की पिछली क्लास हमने पढ़ी, छायावाद पढ़ी, और आज हमने उत्तर छायावाद पढ़ना है, ठीक है। अब उत्तर छायावाद है क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। तो उत्तर छायावाद के प्रश्न रखने से पहले थोड़ा सा इस पर टॉपिक पर बात करते हैं। उत्तर छायावाद, ठीक है, उत्तर छायावाद, उत्तर छायावाद, ठीक है। एक शब्द तो ये है, एक शब्द ये है आपका, दूसरा शब्द है छायावाद उत्तर। इन दो शब्दों में कंफ्यूज मत करना भाई, छायावाद उत्तर, छायावाद उत्तर, ठीक है। ये दो शब्द हैं, इसका मतलब क्या है, ये बना हुआ है छायावाद, छायावाद प्लस उत्तर से, छायावाद प्लस उत्तर, और ये है उत्तर छायावाद, ठीक है। तो इन दो शब्दों में एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि छायावाद एक प्रवृत्ति थी, छायावाद एक आंदोलन था जो 1918 से 1936 तक चला है हिंदी साहित्य में, ठीक है। इसके 4 महत्वपूर्ण कवि भी हमने पढ़े, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो छोटे मोटे कवि थे, लेकिन 4 जो है यानी कि 4 जो है महत्वपूर्ण कवि तो हमने पढ़े ही हैं, इसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभ छायावाद के। तो छायावाद के ही टाइम पे, यानी कि 1918 से 1936 के ही टाइम पे कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने छायावाद की वाली कविताएं नहीं लिखी, और ये ज़्यादातर आए छायावाद के अंतिम दौर में, ठीक है। छायावाद के अंतिम दौर में कुछ कवि या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने छायावादी कविताएं नहीं लिखी, ठीक है। तो उनको कहा जाता है आपको, तो उस युग को कहा जाता है उत्तर छायावाद, यानी कि उत्तर छायावाद यानी कि छायावाद का अंतिम दौर, और वो दौर जो छायावाद से अलग था। यानी कि आप लोग मोटे तौर पे मान सकते हैं 1930 के बाद से लेकर के 1936 तक का ये जो दौर था, इस टाइम निराला, पंत, प्रसाद वगैरह, छायावाद तो चल ही रहा था, ठीक है ना, छायावाद तो चल ही रहा था, लेकिन कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने छायावादी कविताएं नहीं लिखी, ठीक है। तो उनको इंक्लूड किया जाता है उत्तर छायावाद में, ठीक है। और छायावादोत्तर क्या है, छायावादोत्तर क्या है, छायावादोत्तर मतलब छायावाद के बाद, यानी कि जब 1936 इसकी लिमिट है, तो छायावादोत्तर यानी कि 1936 के बाद की जितनी भी कविता है वो आएगी छायावादोत्तर में, ठीक है। उत्तर छायावाद का मतलब क्या है, छायावाद का अंतिम दौर, यानी कि छायावाद तो चल ही रहा है और जो है छायावाद का अंतिम दौर। तो उत्तर छायावाद का मतलब क्या है इसमें, कि वो कवि छायावाद के अंतिम दौर में जो है साहित्य में आए हुए वो कवि जिन्होंने छायावाद की कविताएं नहीं लिखी, उनको कहा गया उत्तर छायावाद, उस युग को कहा गया। और छायावादोत्तर का मतलब क्या है, छायावाद के बाद की जितनी भी कविताएं लिखी गई, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, ये सारी कविताएं आप लोग पढ़ते हैं, वो सब आता है छायावादोत्तर में,
ठीक है। तो छायावादोत्तर शब्द जो है आपके जो है एलटी के सिलेबस में लिखा हुआ शब्द है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। और उत्तर छायावाद जो है कोई पढ़ाता नहीं है, वैसे बहुत कम जो है होते हैं जो उत्तर छायावाद जो है टॉपिक की विशेष रूप से पढ़ाया जाए। कई लोग छायावाद में ही उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोग चलते हैं और जो भी चीज़ आपने जो है जिन जिन कॉन्सेप्ट से आप लोग अब तक चुके हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो उत्तर छायावाद शब्द का मतलब क्या है? उत्तर छायावाद शब्द का मतलब, ठीक है, उत्तर छायावाद का मतलब क्या है? ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया और जो आगे भी लिखते रहे, किंतु उनका लेखन न तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा और न ही विशुद्ध प्रगतिवादी धारा का, ठीक है। देखो छायावाद था, छायावाद, और दूसरी तरफ है प्रगतिवाद। तो इन दोनों के बीच में जो है एक धारा चल पड़ी थी ये वाली उत्तर छायावाद की, कि जिन्होंने ना पूरी तरह से छायावादी कविताएं लिखी है ना प्रगतिवादी कविताएं लिखी पूरी तरह से। और इसमें एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अब तब आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति हैं हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अब माखनलाल चतुर्वेदी को आप प्रगतिवाद में भी नहीं देखते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी को आप छायावाद में भी उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि छायावाद में आप 4 ही कवि पढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी उन चारों में से एक नहीं है कि नहीं है। तो वो व्यक्ति आते हैं उत्तर छायावाद में। इसके अलावा एक और कवि का नाम आपने सुना होगा, बच्चन जी। कौन बच्चन जी? अमिताभ बच्चन के पिताजी, है ना, हरिवंश राय बच्चन जी, आपने सुना ही होगा। तो हरिवंश राय बच्चन भी किसके क्यों के आते हैं? उत्तर छायावाद के आते हैं। इसी तरह से एक और नाम आपने सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी किस में आते हैं? उत्तर छायावाद में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो नाम और हैं, जैसे नरेंद्र शर्मा, इसके अलावा जैसे भगवती चरण वर्मा, ये जो सारे नाम आते हैं ये सारे उत्तर छायावाद के कवि हैं। इसके अलावा जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा निश्चित रूप से। इसके अलावा रमेश्वर शुक्ल अंचल हो गए, सियाराम शरण गुप्त हो गए, है ना, ये सारे लोग, श्याम नारायण पांडे हो गए, ये सब उत्तर छायावाद में आते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उत्तर छायावाद और छायावादोत्तर दो शब्दों का मतलब पता चल गया होगा। उत्तर छायावाद मतलब छायावाद के ही दौर में पैदा हुए वे कवि, यानी कि छायावाद के ही दौरान लिख रहे वो कवि जिन्होंने छायावाद की कविताएं नहीं लिखी और न प्रगतिवाद की लिखी हैं, ठीक है। और उत्तर छायावादोत्तर का मतलब क्या है? छायावाद के उत्तर, यानी कि छायावाद के बाद 1936 के बाद वाले, यानी कि छायावादोत्तर में क्या क्या आएगा? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, वो सब। उत्तर छायावाद में ये लाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर जी, बच्चन जी, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये लोग आएंगे, ठीक है। अब आपकी समझ में आ चुका है, तो अब हम जो है यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कईयों के लिए नया हो सकता था ये शब्द, ठीक है। वैसे तो उम्मीद करूंगा कि नया ना हो ये शब्द, आप लोगों को समझ हो। तो शुरू के 4-5 मिनट में हमने ये समझा है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन रखना शुरू कर रहा हूँ। हिम तरंगिणी किसकी रचना है? पहला क्वेश्चन है भाई आज का, हिम तरंगिणी किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी माखनलाल चतुर्वेदी, या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो हिम तरंगिणी किसकी रचना है? बताइए भाई आप लोग। हिम तरंगिणी है आपके माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी और इनकी एक दो रचनाएं और आपने ध्यान रखनी है। माखनलाल चतुर्वेदी की नोट्स बनाना शुरू करिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और आइडिया दे देता हूँ, उत्तर छायावाद में हुआ क्या। उत्तर छायावाद, अभी तक हमने ना एक क्वेश्चन कर लिया, कोई बात नहीं। उत्तर छायावाद में एक कॉन्सेप्ट और रह गया, ये भी आप लोग कर लेना। उत्तर छायावाद में 2 प्रकार की कविताएं लिखी गई। एक को तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, इन्होंने क्या लिखी? देशभक्ति वाली कविताएं लिखी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे, ठीक है। राष्ट्र और संस्कृति पर लिखना इन्होंने शुरू किया। और दूसरा जो था, इनको कहा जाता है प्रेम व मस्ती का काव्य। और ये डॉक्टर नगेंद्र ने ये शब्द यूज़ किया था, इसलिए मैं भी यही शब्द लिखूंगा हूबहू, प्रेम और मस्ती का काव्य। और प्रेम और मस्ती वाले इसमें आते हैं बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, है ना, भगवती चरण वर्मा, ये सारे लोग आते हैं प्रेम और मस्ती के काव्य में। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में कौन कौन आएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसके अलावा जो आपके सोहनलाल द्विवेदी का नाम आपने सुना होगा, दिनकर जी का नाम, है ना, ये सारे लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में आएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के लोग करेंगे। पहले हिम तरंगिणी किसकी रचना है? हम लोग आपको बताया, अभी हमने किया है। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाएं देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। पहले तो आपने ये देखना है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, ठीक है ना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। दूसरा पॉइंट, इनके कुछ रचनाएं आप लोग और देखिए।
एक तो हिम तरंगिणी लिख लिया, इसके अलावा हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, ठीक है। इसके अलावा एक दो जैसे माता समर्पण, ठीक है, माता, एक और रचना लिखेंगे आप लोग समर्पण, ठीक है। थोड़ा राइटिंग ख़राब बनती है इसमें क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है ना, तो इसमें ज़रा राइटिंग उस तरह से बनती नहीं है, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सुन करके और थोड़ा मतलब संकेत से समझ लीजिए कि क्या लिखा गया है। इसके अलावा वेणु लो गूंजे धरा, एक और लिखनी है आपने, वेणु लो गूंजे धरा, ठीक है ना। तो ये सारी रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, और हिम तरंगिणी तो है, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, माता समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, ठीक है। ये सब ये काव्य संग्रह हैं इनके। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है इनका। एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध कवि हैं। एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध कवि कौन है आपको बताना है, और आपको आता ही होगा ये, ठीक है ना। इसका सही उत्तर है, इसका उत्तर भी है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जिनकी रचनाएं हमने ऊपर कही, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, इसके अलावा माता समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, एक दो और हैं लेकिन इतना याद रखेंगे तो बहुत है। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी जरूर याद रख लेना, ठीक है। और कुछ कविताएं भी आएंगी, ये तो काव्य संग्रह थे, कुछ कविताएं भी आएंगी। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नहीं है, आपको बताना है इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नहीं है। नहीं शब्द पे जो है ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ पे तो मैं कर लेता हूँ हाईलाइट और दो बार बोल देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय वहाँ पे जो है क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है। हिंदी के साथ ये दबाव नहीं होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा वहाँ पे करने में, और 2 घंटे के टाइम में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक ठाक टाइम मिलता है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड में आप लोग एक सवाल कर सकते हैं अगर आता होगा तो। केवल और केवल टिक ही तो करना है, OMR गोला ही तो भरना है, सवाल पढ़ना है, गोला भरना है। सॉल्व तो आपको करना नहीं होता है गणित वालों की तरह या विज्ञान वालों की तरह, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले को भी बड़े बड़े फॉर्मूले के आधार पर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। फिजिक्स और मैथ्स वालों को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए ये सुविधा है कि वो टाइम पे जो है पूरा का पूरा सवाल, पूरा का पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सवाल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है। ये गलती नहीं है कि सर गलत पढ़ लिया था और इस वजह से गलत हो गया, ये तो है, ये तो मतलब बेसिक सी चीज़ है कि ये गलती जो है नहीं होनी चाहिए। 1-2 सवाल अगर इस वजह से गलत हो गए तो फिर आप जो है अपने आप को कोसोगे, चाहे फिर पेपर कितना ही अच्छा चला जाए। फिर 1-2 क्वेश्चन जो है कई बार जो है मन को बहुत परेशान करते हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, कि कहीं उसकी वजह से रिजल्ट ख़राब तो नहीं हो जाएगा, है ना। इस वजह से यहीं टेस्ट सीरीज़ में ही आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नहीं है। कौन सी कविता नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी की? कैदी और कोकिला, हिम किरीटनी, मौर्य विजय या पुष्प की अभिलाषा। तो इनमें से जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नहीं है वो है आपकी मौर्य विजय, ठीक है। मौर्य विजय जो है, ये जो कविता है मौर्य विजय, ये माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। ये एक कवि हुए हैं सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त ये कवि हुए और इनकी रचना है मौर्य विजय। अच्छा, सियाराम शरण गुप्त कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज हैं, यानी कि छोटे भाई हैं सियाराम शरण गुप्त, तो उनकी रचना है मौर्य विजय, ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं कैदी और कोकिला जरूर याद रख लेना, ये शायद NCERT में भी लगा हुआ है। पुष्प की अभिलाषा आप लोग जानते हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता कौन सी है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, ठीक है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, ये जो कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, और इस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, कि पुष्प क्या चाहता है। और इसमें देखिए, अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है ना, तो देशभक्ति परक कविता लिखेंगे तो क्या लिखा है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों ने इस तरह का लिखा है, ठीक है। आगे भी आएंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, तब हम समझेंगे कि इस धारा के लोगों ने कविताएं कैसे लिखी हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया है, समझना भी है, याद भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से सियाराम शरण गुप्त की रचना मौर्य विजय है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना ये है। कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, ये 2 प्रसिद्ध कविताएं हैं। हिम किरीटनी तो इनकी रचना है ही, ये तो काव्य संग्रह था इनका पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा ये जो है ये एक काव्य संग्रह है, ये किसकी रचना है? नाथुराम शर्मा शंकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान आप लोग जानते हैं, इनकी एक कविता तो सबने पढ़ी है, झांसी की रानी, है ना। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान भी क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवियत्री है ना। तो क्या कर रही है, 1857 की क्रांति की जो है, जो नायिका थी, बहुत बड़ी नायिका थी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, तो उन पर उन्होंने कविता लिखी हुई है और उनके माध्यम से क्या कर रही हैं, राष्ट्रीय जागरण का काम कर रही है। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जी की रचना है त्रिधारा। सुभद्रा जी की अन्य 2 रचनाएं आपने और रखनी है, मुकुल त्रिधारा तो हो गया, त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र, ये 3 रचनाएं आपने याद रखनी है। ठीक है, इनकी ये 3 संग्रह हैं, कविता संग्रह। इसके अलावा इनकी कविताएं भी आएंगी आप। तो फिलहाल सुभद्रा कुमारी चौहान में आपने लिखना है त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र। इससे पहले आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, हमने आपको उत्तर छायावाद समझा चुका हूँ। उत्तर छायावाद है क्या, तो उसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। मैंने आपको उसमें जो है वाक्य फिर से बोल देता हूँ, अगर उत्तर छायावाद नहीं पढ़ा है, वरना बैक जा करके समझ लेना, बढ़िया से बोल देता हूँ वाक्य, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया, यानी ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से शुरू किया तथा जो आगे भी लिखते रहे, किंतु उनका लेखन न तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा और न ही विशुद्ध प्रगतिवादी धारा का। ऐसे कवियों का विवेचन रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन लोगों ने तो उसमें किया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इनका लेखन क्या रहा, विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का भी नहीं रहा और प्रगतिवाद धारा में भी ये नहीं गए, तो इनको कहा गया उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद में अभी तक हमने पढ़ा है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं भी बता दी गई हैं आपको और कविता संग्रह भी बता दिए गए हैं। ये आपका एक कवि पूरा हो चुका है और दूसरे कवि का नाम है, यानी कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 3 रचनाएं नोट करिए, त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, नाथुराम शर्मा शंकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर के कुछ और भी जो है इनका नाम जो है चलता है। ये वीर रस के बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, इनकी कविताओं में जो है जो वीर, ओज और जी इस तरह की चीज़ें जो है खूब मिलती हैं, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अनल कवि इनको कहा जाता है। अनल का मतलब आप लोग जानते हैं, अनल मतलब आग। ठीक है, तो इनकी कविताएं जो है आग उगलती हैं, अनल कवि इनको कहा जाता है। इसके अलावा अधैर्य का कवि कहा जाता है। इसके अलावा समय सूर्य भी इनको कहा जाता है, समय सूर्य। ठीक है, इनकी रचनाएं नहीं है, ठीक है ना, ये इनके उपनाम है। समय सूर्य हो गए, अधैर्य का कवि हो गए, अनल कवि हो गए। इसके अलावा आवेश का कवि, आवेश का कवि, आवेश का कवि। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनको उपनाम दिए गए हैं। ये 3-4 उपनाम याद रख लेना, कई बार पूछा जा सकता है, संभावना बनती है। दिनकर जी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ठीक है, तो दिनकर से ही आपने ये वाला पॉइंट नोट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगला आइए, दिनकर का ही क्वेश्चन है। कर्ण के पात्र को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर जी की रचना कौन सी है। कर्ण का पात्र जो है, कर्ण के पात्र को आधार बना करके कौन सी जो है रचना लिखी गई थी, दिनकर जी की रचना है। कर्ण के पात्र को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर की रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या हुंकार। तो ये तो आना चाहिए भाई। ठीक है, कर्ण के पात्र को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर की रचना, कुरुक्षेत्र नहीं है भैया, ये कौन सी है, रश्मिरथी। कुरुक्षेत्र मत कर लेना, रश्मिरथी है। कौन सी है, रश्मिरथी। दिनकर जी की रचना है कर्ण को पात्र बना करके। ठीक है, तो सुना ही होगा, अगर आप लोगों ने कविता नहीं सुनी हुई है तो रश्मिरथी एक बहुत महान, बहुत लोकप्रिय रचना है। ठीक है, अगर जिसको कुछ नहीं भी आता है उसको रश्मिरथी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर आता है। ठीक है, तो रश्मिरथी में कर्ण के पात्र को आधार बना करके 7 सर्गों में 7 सर्गों में कर्ण की कहानी, कर्ण के दृष्टिकोण से महाभारत। ठीक है, तो महाभारत के कुछ कुछ जो दृष्टांत जिनमें कर्ण का है, ठीक है, पहले में उनका जो है वो वाला है, पहला सर्ग जो है उसमें जब वो वाला होता है कि द्रोणाचार्य सबका जो है परीक्षा ले रहे होते हैं, यानी परीक्षा क्या, सबका जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि भीम और दुर्योधन का युद्ध दिखाते हैं, भाला का युद्ध दिखाते हैं आपके युधिष्ठिर। और उस समय जैसे ही अर्जुन जो है कुछ युद्ध
की कलाएं, कुछ धनुष की कलाएं, धनुष विद्या की कलाएं दिखा करके, जैसे ही द्रोणाचार्य कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर है, उसी समय कर्ण की एंट्री होती है और कर्ण जो है उससे खतरनाक धनुर्धर जो है खुद को दिखा देता है। तो इस तरह की बात है। तो पहला सर्ग इस तरह, तो यहाँ से कर्ण की एंट्री है ना महाभारत में, तो महाभारत में और 7वें सर्ग में कर्ण की मृत्यु तक। ठीक है, तो ये सब जो है रश्मिरथी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो रश्मिरथी आपने लिखना है, कर्ण के पात्र को आधार बना करके दिनकर की रचना, 7 सर्गों में कर्ण के दृष्टिकोण से महाभारत के महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म किसकी कविता है? जनतंत्र का जन्म किसकी कविता है? नाथुराम शर्मा शंकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर? तो जनतंत्र का जन्म भी दिनकर जी की रचना है। ठीक है, और ये कविता कौन सी है? सुना होगा आप लोगों ने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जो ये जो है ये है जनतंत्र का जन्म। ठीक है, तो जनतंत्र का जन्म किसकी है? आपके है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी एवं जौहर, ये 2 रचनाएं अलग अलग है। ठीक है ना, हल्दी घाटी अलग है, जौहर अलग है। हल्दी घाटी और जौहर किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, तो हल्दी घाटी और जौहर ये जो रचनाएं किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे, नाथुराम शर्मा शंकर, सोहनलाल द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी? इसका सही उत्तर है आपका श्याम नारायण पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका श्याम नारायण पांडे सही उत्तर है। श्याम नारायण पांडे आपने याद रखना, ये भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवि अभी हम लोग कर रहे हैं। श्याम नारायण पांडे में आपने लिखना है हल्दी घाटी और जौहर। हल्दी घाटी कौन सा है? हल्दी घाटी आप लोग जानते हैं राणा प्रताप। ठीक है ना, राणा प्रताप और वर्सेस कर लेते हैं ना राणा प्रताप और अकबर, राणा प्रताप और अकबर की युद्ध, हल्दी घाटी आप लोग जानते हैं। और जौहर, ये जौहर किसका है? रानी पद्मावती का जौहर, वो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो प्रकरण था, तो पद्मावती का जौहर, जौहर वाली वो वाली। ठीक है, तो श्याम नारायण पांडे के ये 2 खंड काव्य हैं, ये भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। तो जो है प्रताप की वीरता के माध्यम से, वो आप लोगों ने सुना होगा कि राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, वो वाली जो पंक्ति है वो यहीं से हल्दी घाटी से ही लिया गया। तो हल्दी घाटी के युद्ध का जो है खूब मतलब जीवंत वर्णन जो है हल्दी घाटी खंड काव्य में आपको मिलता है। ठीक है, तो श्याम नारायण पांडे एक और जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। हल्दी घाटी और जौहर ये 2 रचनाएं आपने उनकी याद करनी है, नोट भी करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर की कविता है। दिनकर की वो कविता जिसमें जो है भारत और चीन के युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर की कविता है। कौन सी कविता है भाई? उर्वशी, जनतंत्र का जन्म, रश्मिरथी या परशुराम की प्रतीक्षा? तो भारत चीन युद्ध को, भारत चीन युद्ध, तो ये भारत चीन युद्ध जो था उसको आधार बना करके दिनकर ने कौन सी कविता लिखी थी? तो परशुराम की प्रतीक्षा लिखी थी। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा जो है बहुत मतलब कह सकते हैं कि एकदम क्रोध से भरी हुई कविता है। ठीक है, कि कैसे जो है हमारी कह सकते हैं कि हमारे जो सॉवरेनिटी पर, यानी कि हमारी संप्रभुता पर आक्रमण किया था ना चीन ने। अब देखो भारत नया नया था और हमारा नया नया जोश था कि हम प्रगति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और देश हमने आगे बढ़ाना है। उसी समय पर क्या हुआ, चीन से युद्ध हो गया और उसमें भी चीन ने जो है भारत को बुरी तरह हराया। तो उससे क्या हुआ था कि उससे कह सकते हैं कि इस देश का आभा मंडल बड़ा नीचे गिरा था। ठीक है, तो एक तरह तो मोटिवेशन भी था, दूसरी तरफ प्रतिक्रिया बहुत तेज थी इसमें जो है नेहरू जी से जो है तीखे सवाल पूछे गए थे परशुराम की प्रतीक्षा में, और क्रोध जो है दिनकर जी का इसमें दिखा था। परशुराम की प्रतीक्षा आप पढ़ेंगे तो मतलब कह सकते हैं, इसीलिए इनको अनल कवि कहा जाता है ना, आग उगलने वाले कवि दिनकर। तो भारत चीन युद्ध को आधार बना करके परशुराम की प्रतीक्षा लिखी गई थी। ठीक है, जनतंत्र का जन्म आपको बताया गया, कौन सी रचना है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो वाला। रश्मिरथी कर्ण को आधार बना करके। उर्वशी पर हम अभी लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक और रचना, महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित दिनकर की रचना है। महाभारत का शांति पर्व, महाभारत का शांति पर्व कौन सा है? जब युद्ध समाप्त हो चुका है, यानी दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है, 18 दिन समाप्त हो चुके हैं, 18वां दिन उसके बाद जो है महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। उसके बाद जो है तय हो चुका है कि अब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना है, वो राजा बनेंगे। तो शांति पर्व में महाभारत में आपका जो है युधिष्ठिर जो है, आप लोग धर्मराज जो है इनको मानते हैं, बड़े सीरियस प्रकार के व्यक्ति। युधिष्ठिर का और भीष्म का एक संवाद है,
युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद है। वो किससे संबंधित संवाद है? युधिष्ठिर को लगा कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हो गया, और किसके लिए किया? राजपाट के लिए कर दिया। तो उनको जो है अपने मन में फिर संशय होने लगा कि क्या हमें ये युद्ध करना इतना ज़रूरी था। तो उनके मन में ये संकोच होने लगा। तो उन्होंने जो है ये सीधा चले गए भीष्म के पास, और भीष्म जो है सरसैया पर लेटे हुए हैं और अपनी मृत्यु का इंतजार तो कर ही रहे थे, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का जो है वरदान था, ऐसी जो है स्थापना है। तो भीष्म जो है अपनी जुबानों की सैया पर लेटे हुए, और युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न पूछे, भीष्म उनका जवाब दे रहे। तो भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है, कुरुक्षेत्र कविता है ये, ठीक है ना। तो ये कविता कौन सी है? कुरुक्षेत्र। महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित दिनकर की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। तो युधिष्ठिर के सवाल हैं भीष्म से, भीष्म के उत्तर हैं, और उन दोनों का संवाद तो इस पर आधारित है कुरुक्षेत्र कविता, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र का जन्म रश्मिरथी परशुराम की प्रतीक्षा आपको बताया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पुररवा दिनकर की किस रचना से संबंधित है? पुररवा जो कि एक राजा है, जो कि इस दुनिया का राजा है, धरती का राजा है पुररवा, ये दिनकर की किस रचना से संबंधित है? उर्वशी, रेणुका, हुंकार या परशुराम की प्रतीक्षा? तो यह है आपकी उर्वशी से संबंधित। अब उर्वशी पे हम लोग बात करने वाले हैं। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था दिनकर जी को, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और इसमें जो है काम आध्यात्मवाद, काम आध्यात्मवाद का जो है इसमें जो है कह सकते हैं कि उन्होंने काम आध्यात्मवाद पर दिनकर जी का जो है दर्शन इसमें प्रकट हुआ है उर्वशी में, ठीक है। तो वो वाली कविता वो वाली पंक्तियां अगर आपने सुनी है कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, ठीक है। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ, ये वाली जो पंक्ति है ना। मैं किसी के अभी याद नहीं आ रहा उतना, लेकिन जो पंक्ति है उर्वशी, वो वाली पंक्ति है कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। वो पुररवा का ही जो है उर्वशी के प्रति जो है प्रेम निवेदन उस समय कर रहे थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध हुई ये पंक्तियाँ, बहुत लोकप्रिय पंक्तियाँ हैं, ठीक है। ये जो है ये है। तो उर्वशी पे भी हमने बात कर ली है। रेणुका, हुंकार इनकी शुरुआती कविताएं हैं, और रेणुका और हुंकार से संबंधित आपने एक ही चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जुड़ी हुई कविता थी, नहीं राष्ट्रीय जागरण से। तो उस समय पर दिनकर जी जो है एक सरकारी उसमें काम करते थे, सरकारी जो है मुलाजिम थे, यानी सरकारी कर्मचारी थे। तो अंग्रेजी सरकार ने जो है इनसे स्पष्टीकरण मांग लिया था कि भाई बताओ, जवाब दो, ठीक है ना। नोटिस जो है कारण बताओ नोटिस जो है जारी कर दिया गया था रेणुका और हुंकार के लिए, ठीक है। तो इनमें कुछ ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की, परशुराम की प्रतीक्षा आपको बताया, भारत चीन युद्ध, उर्वशी, काम आध्यात्मवाद, पुररवा और उर्वशी का प्रेम प्रसंग, ठीक है। उर्वशी जो कि अब अप्सरा है वो धरती पर आती है, पुररवा से उसका प्रेम प्रसंग, ये सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित कवि हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित कवि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, उपर्युक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त दोनों। दो ही कवि हुए हैं हिंदी में जिनको राष्ट्र कवि कहा गया, और वो दो कवि कौन है? पहले कवि मैथिली शरण गुप्त, दूसरे कवि दिनकर जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान पर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको, जो पीछे आपने नोट्स बनाए होंगे, अभी तो रफ में ही करते होंगे आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता नहीं है इसमें से, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता इनमें से नहीं। वो काव्य संग्रह थे, त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र हमने किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान में लिखिए प्रमुख कविताएं, तो सुभद्रा कुमारी जो की कविताएं कौन सी नहीं है इनमें से, ठीक है ना। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, या दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली किसकी रचना है? दिल्ली है आपकी दिनकर जी की रचना। तो दिनकर में एक और नोट कर लो आप, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की ये तीन कविताएं बड़ी प्रसिद्ध है। झांसी की रानी तो पढ़ी है आप लोगों ने, एक जलियांवाला बाग, तीसरा झंडे की इज्जत में, ठीक है। ये तीन कविताएं प्रसिद्ध हैं, ठीक है। वो ऊपर क्या थे? वो कविता संग्रह थे, ठीक है। त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र। और कविताएं कौन सी? जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में। ये तीन रचनाएं याद रख लेना, दिल्ली दिनकर जी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य विजय किसकी रचना है? आपको बताया गया शुरुआत के ही प्रश्न में। मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है, ठीक है ना। मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त में एक रचना भी याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त में केवल मौर्य विजय रखना। वैसे तो 12-15 रचनाएं हैं, लेकिन एक भी याद रखेंगे बहुत है, ठीक है। इनसे इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मानसलवादी एक शब्द है। मानसलवाद का मतलब क्या होता है? मानसलवाद का मतलब होता है बहुत, मतलब कह सकते हैं बहुत अति स्तर पर जाएगा, बहुत ज़्यादा शरीर का ही चित्रण कर देना, उसको कहा जाता है मानसलवाद, ठीक है। मानसलवाद कोई बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप लोग शरीर का जो है चित्रण। शरीर का चित्रण मतलब शरीर भी किसका? स्त्री के शरीर का, कि जो है
है ना। तो मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये जो है आपसे सवाल है। हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, सियाराम शरण गुप्त या रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका सही उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये आपके प्रेम और मस्ती का काव्य वाले हैं, ठीक है। तो प्रेम और मस्ती का काव्य वाले में से एक आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल भी हैं उत्तर छायावाद में, ठीक है। तो मानसलवाद का प्रवर्तक उन्हें माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा सुना ही होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है, श्यामलाल पार्षद ने, सियाराम शरण गुप्त ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या रामेश्वर शुक्ल अंचल ने। तो ये लिखा है आपके श्यामलाल पार्षद ने। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। श्यामलाल पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखा था, ठीक है। और झंडा ऊंचा रहे हमारा के बारे में एक थोड़ा बहुत और ट्रिविया दे देता हूँ मैं आपको। ये गाया गया था 13 अप्रैल 1924 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5 वर्ष पूर्ण होने पर जो है उसकी वर्षगांठ पर जो है कानपुर के फूलबाग मैदान में गाया गया था। और किसकी उपस्थिति में, नेहरू जी की उपस्थिति में, जो कि उस समय पे आज़ादी के आंदोलन के बड़े नेता थे, आगे चल के प्रधानमंत्री हुए, आप लोग जानते ही हैं। तो नेहरू जी की उपस्थिति में जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा ये राष्ट्रगीत जो है गाया गया था, ठीक है। 13 अप्रैल 1924 को। 13 अप्रैल 1919 को आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। और उसके 5 वर्ष यानी 5वीं जो है वर्षगांठ तो नहीं कहेंगे, बरसी पर जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा गाया गया था। लिखा किसने, श्यामलाल पार्षद ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हालावाद का प्रवर्तक किसको का माना जाता है, हालावाद, ठीक है। हालावाद का प्रवर्तक कौन है, सियाराम शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा या रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका सही उत्तर है, जानते ही होंगे आप लोग, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है। अब ये बायरन क्या है, हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा या रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो हिंदी का बायरन किसको कहा जाता है, हिंदी का बायरन कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। अच्छा, बायरन कौन हुआ, बायरन जो है अंग्रेजी कवि था, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि था, स्वच्छंदतावादी कवि, ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवि, ठीक है। अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक हुए विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो उसी धारा में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए बायरन, ठीक है। और हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत एवं हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखी हुई रचना कौन सी है। सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छे मित्र थे और एक साथ रहते थे, मतलब साथ में काफ़ी मतलब आसपास ही रहते थे, एक ही नगर में रहते थे, इलाहाबाद में। तो आपको बताना है कि संयुक्त रूप से लिखी हुई रचना कौन सी है इनकी, ठीक है। इन दोनों ने मिल के लिखी थी। मिट्टी और फूल, बंगाल का अकाल, खादी के फूल और अवंतिका। तो सही उत्तर है खादी के फूल। खादी के फूल जो है पंत जी ने और बच्चन जी ने संयुक्त रूप से लिखी थी, यानी मिल के लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बच्चन जी की रचना नहीं है, बच्चन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, मधुशाला, प्रभात फेरी, एकांत संगीत या निशा निमंत्रण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी किसकी रचना है, तो प्रभात फेरी आपके नरेंद्र शर्मा की रचना है, नरेंद्र शर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण जो है गीतकार हुए हैं, ठीक है। इन्हीं की रचना है। मिट्टी और फूल जो है इनकी रचना है, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की। बच्चन की रचनाएं मधुशाला, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, ये बच्चन की रचनाएं हैं, ठीक है। बच्चन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बच्चन की रचनाएं कर लेंगे, ठीक है। मधुशाला, ठीक है। अगला लिखेंगे मधुबाला, अगला लिखेंगे आप लोग मधुकलश, ठीक है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये तो हालावाद से संबंधित है। इसके अलावा निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कौन कौन सी रचनाएं लगी हुई हैं। 12वीं क्लास में इनका आत्म परिचय गीत लगा हुआ है, तो उस देख लेना। एकांत संगीत, एकांत संगीत, ठीक है। अगली लिखेंगे आप लोग बंगाल का अकाल, बंगाल का
बंगाल का अकाल, ठीक है। खादी के फूल तो संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसके अलावा आप लोग देखेंगे हलाहल, हलाहल, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो जो रचनाएं उसमें लिखी हुई हैं वो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं वो पेज निकाल चुका हूँ इसमें से। तो ये देखिए कौन कौन सी रचनाएं काव्य की लगी हुई हैं वो देखिए आप लोग, एक मिनट। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य संग्रह की हैं। बाकी तो इनकी आत्मकथात्मक रचनाएं हैं, कुछ अनुवाद भी हैं, ठीक है। लेकिन काव्य संग्रह में कविता वाले सेक्शन में आपने इतना ही, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियाँ, ठीक है। तो ये हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। तो इस तरह से आज जो उत्तर छायावाद है, क्योंकि छोटा ही टॉपिक है तो इससे बहुत ज़्यादा सवाल बना नहीं पाई और ज़बरदस्ती बनाने का फ़ायदा भी नहीं है, क्यों आपका समय जो है वेस्ट किया जाए। तो नोट्स तो मैंने आपके बनवा ही लिए हैं उत्तर छायावाद के सारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा वालों के भी और प्रेम और मस्ती वालों के भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। और कल की जो क्लास होने वाली है आप लोग जानते हैं, इसके बाद क्रम में आने वाला है आपका प्रगतिवाद, ठीक है। कल हमने प्रगतिवाद पढ़ना है, ठीक है। तो प्रगतिवाद के कल 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उस 50 प्रश्नों के भीतर पूरा का पूरा प्रगतिवाद हम लोग समाहित करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से और मेहनत करते रहिए, मेहनत जारी रखिए। मेहनत में जिसकी कमी नहीं होगी उसका जो है सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।